चलिए, हमने विषय निर्माण की 12 विधियों का जिक्र कर लिया है और वो 12 विधियां कौन कौन सी थी वो सभी हमने आपके सामने चर्चा कर ली है। अब एक एक करके ये सारी 12 विधियां हम यहाँ समझेंगे विस्तार से कि कौन सी विधि में किस प्रकार से विषयों का निर्माण होता है, इस प्रकार से हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूँ वहाँ उसे आपको नोट करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आपके हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम आएंगे कि टू द पॉइंट्स जहाँ आपने लिखा होगा उनका रिवीजन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम विषय निर्माण की पहली विधि जिसका नाम है विखंडन। आज हम विखंडन विधि की चर्चा करेंगे और विखंडन विधि से किस प्रकार से विषय निर्माण होता है और कौन से प्रकार की विषय निकल कर आती है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा विखंडन विधि, जिसे इंग्लिश में फिशन नाम बोला जाता है, फिशन विधि। ठीक है, विखंडन का तात्पर्य होता है खंडों में विभाजन, यानी विखंडन का मतलब क्या होता है, बी और खंडन, यानी किसी वर्ग का भागों में विभाजित करना, किसी वर्ग को खंडों में विभाजित करना ही विखंडन होता है। ठीक है, अर्थात विषय का विभिन्न अंशों में विभाजन, यानी हमने बोला कि कोई विषय है और उस विषय को हमने विभिन्न अंशों में विभाजित कर दिया, वही हमारी विखंडन की विधि होती है। ये आप सभी को इस शब्द से ही मालूम चल रहा होगा कि विखंडन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर होंगे कि विखंडन का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है खंडों में विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस विधि से वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पुट किया जाएगा, तो आप बस इसे समझते चलें। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ है, देखिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं। फिशन मीन्स डिवीजन इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स में बांट देना, डिवाइड कर देना ही विखंडन होता है। दैट इज डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट इनटू वेरियस पार्ट्स, सब्जेक्ट का डिवीजन वेरियस पार्ट्स में कर देना ही विखंडन होता है। ठीक है, विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक विषय दो या दो से अधिक विषयों में विभाजित होकर नवीन विषयों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी विखंडन प्रक्रिया के द्वारा एक विषय को दो अथवा दो से अधिक विषयों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उन विभाजित हुई विषयों को हम एक पर्टिकुलर अलग से नवीन विषय के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो विखंडन प्रक्रिया द्वारा हमें एक नई विषय मिलती है, क्लियर है यहाँ, यानी एक नई विषय निकल कर आएगी जो अपने आप में एक मूल विषय होगी। ठीक है, तो दो या दो से अधिक विषयों में विभाजित किया जाए। अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आप एकदम से क्लियर कर पाओगे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ए सब्जेक्ट डिवाइड्स इनटू टू और मोर सब्जेक्ट्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन या फ्रेगमेंटेशन शब्द यहाँ ले लिया है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन, फिशन की विधि से इस सब्जेक्ट डिवाइड्स इनटू टू और मोर सब्जेक्ट्स, एक विषय को दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बांट दिया जाता है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, और वो फिर एक नई विषय के रूप में उभर कर आती है, वही हमारी विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विखंडन यानी फिशन विधि से हमारे पास कौन सी विषय निकल कर आती है। हमने 3 प्रकार की विषय पढ़ी थी, विषयों के प्रकार जब पढ़े थे उनमें 3 पढ़ी थी। एक बताइए कौन कौन सी थी। सबसे पहले अगर हम तीनों की चर्चा करें तो हमने यहाँ जब 12 विधियां पढ़ी थी उनमें भी हमने तीनों विधियां एक बार पढ़ी थी, जिनमें विषयों के प्रकार में मौलिक विषय भी था, संयुक्त विषय भी था और जटिल विषय भी था। ठीक है, इस प्रकार से जब तीनों हमने प्रकार पढ़े, प्रकार हमने एक्सप्लेन भी किए थे कि इस कौन से में जटिल विषय किस प्रकार की विषय होती हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट कौन सी होती हैं या बेसिक सब्जेक्ट कौन सी होती हैं, ये हमने चर्चा की थी। उनमें सबसे पहली जो विधि है विखंडन विधि,
उससे किस प्रकार का विषय निकल कर आती है। तो बेसिक सब्जेक्ट हमने यहाँ आपसे बोला था कि 3 विधियों के द्वारा मौलिक विषय निकल कर आती हैं, यानी बेसिक सब्जेक्ट निकलती है। ठीक है, जब भी विखंडन विधि के द्वारा किसी विषय का निर्माण किया जाता है तो हमेशा याद रखना हमारे पास मौलिक विषय निकल कर आएगी, मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना है। बेसिक सब्जेक्ट, जब भी कोई एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट का दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो बेसिक सब्जेक्ट है या संयुक्त विषय है यानी कंपाउंड सब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप उन विधियों पे जा पाओगे कि जिन विधियों के द्वारा इस प्रकार की विषय निकल कर आती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक पॉइंट आपके सामने दिया है कि रंगनाथन के अनुसार जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय, यानी रंगनाथन ने क्या कहा था कि जब कोई एकल या फिर मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहते हैं। यानी रंगनाथन ने विखंडन विधि की एक अलग से परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने एकल शब्द और मूलभूत विषय को यहाँ मुख्य रूप से लिया था। ठीक है, एक विषय का भागों में विभाजन, विभिन्न भागों में विभाजन करना ही विखंडन होता है या फिर खंडों में विभाजन होना, ये एक सामान्य परिभाषा हम समझ सकते हैं। लेकिन रंगनाथन के अनुसार विखंडन को इस प्रकार से परिभाषित किया था, यानी जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहते हैं। बताइए, क्लियर हुआ आप सभी के सामने? यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी क्लियर कर पाए होंगे। तो इसकी एक बार फिर से रंगनाथन वाली परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिए कि रंगनाथन ने उसे किस प्रकार से परिभाषित किया था। ठीक है, जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय उपविभागों में विखंडित हो जाता है, एक मूल विषय यानी कि कोई भी विषय आप ले लीजिए, जब एग्जाम्पल मैं दूंगी तो आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई भी एक विषय है, विज्ञान विषय आप समझ लीजिए, तो विज्ञान विषय, साइंस जिसे हम कह रहे हैं, विज्ञान विषय एक मूल विषय है। अब इसको हमें भागों में विभाजित करना है, विभिन्न भागों में, और जब ये विभिन्न भागों में विभाजित हो जाएगी, इसके बाद जितनी विषय निकलेंगी वो सभी अपने आप में मौलिक विषय होंगी, यानी बेसिक सब्जेक्ट होंगी। क्लियर हो पाया आप सभी के सामने? मौलिक विषय में मैंने आप सभी से चर्चा भी की थी कि मौलिक विषय में किस प्रकार की विषयों को शामिल किया था। आप बैक में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कि मौलिक विषय की परिभाषा क्या थी, हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये विषय हमारी मौलिक विषय है। तो आपको वो विषयों का प्रकार पढ़ना होगा और तीनों प्रकार आपको एक बार ध्यान से पढ़ने होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, क्योंकि विषय निर्माण विधियों से हमेशा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी विषय मौलिक विषय है या संयुक्त विषय है या फिर जटिल विषय है। इस प्रकार से पूछे जाएं तब कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं बच्चे कि यहाँ पर कौन सी विषय हो सकती है। तो सबसे पहले हमें उन प्रकार की परिभाषाएं समझनी होंगी, उनको अच्छे से क्लियर करना होगा कि मौलिक विषय में क्या होता है और संयुक्त विषय में क्या होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम थोड़ी चर्चा करें। तो यहाँ पर रंगनाथन ने जो परिभाषा दी थी उसके तहत जो चीज निकल कर आई उसमें एक पॉइंट ये भी है कि विखंडन के द्वारा विषयों की गहनता बढ़ जाती है और विस्तार कम हो जाता है। विस्तार कम हो जाता है, इसलिए इसे विभाजन की आंतरिक प्रक्रिया भी माना है। देखिए, आपको कॉपी पेन लेकर बैठने के लिए मैंने इसलिए बोला है कि जहां मैं बोल रही हूं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां उसे आप नोट डाउन करें। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि विखंडन के द्वारा विषयों की गहनता बढ़ जाती है। जब भी किसी विषय का विखंडन किया जाता है उससे विषयों की गहनता बढ़ती है और विस्तार कम होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो विज्ञान विषय हमने लिया था। विज्ञान विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अब इसे हम मूल विषय मान सकते हैं। यहाँ ये एक वर्ग के रूप में है, एक क्लास के रूप में हम इसे मान सकते हैं। जब इसका हमने विभाजन किया विखंडन विधि के द्वारा,
यानी जब इसे हमने भागों में तोड़ा तो हमारे पास जो सब्जेक्ट निकल कर आई, मैं थोड़ा सा आप सभी के सामने चर्चा करूंगी तो आप थोड़ा क्लियर कर पाए इस चीज को। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने विज्ञान लिखा है, क्लियर है। चलिए, विज्ञान लिखा है, ये अपने आप में एक मूल विषय है। ठीक है, इसको हमने भागों में विभाजित कर दिया और विज्ञान विषय के बहुत से भाग हो सकते हैं। जनरली जो विज्ञान में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक बार के लिए एग्जाम्पल लूंगी। यहां मैंने लिया जीव विज्ञान, एक हुआ रसायन विज्ञान, ठीक है, और एक हुआ भौतिक विज्ञान। ये है साइंस। मैं आपको बस इस विखंडन विधि को एग्जाम्पल्स के थ्रू एकदम क्लियर करना चाह रही हूं कि यहाँ किस प्रकार से विखंडन विधि में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि जो एक लाइन यहाँ दी थी कि विखंडन विधि में विषयों का विस्तार कम होता है लेकिन गहनता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी। ये है केमिस्ट्री, देन ये है फिजिक्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ विज्ञान जो विषय है वो एक मूल विषय है। यहाँ विज्ञान विषय को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये एक मूल विषय थी। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय मान सकते हैं, और जिसका विस्तार जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर इस विस्तार को हमने भागों में विभाजित कर दिया तो यहाँ इसका विस्तार कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ विज्ञान में 3 चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन जब हमने इनको भागों में विभाजित किया तो अब जीव विज्ञान में सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इस विषय की गहनता बढ़ेगी लेकिन विस्तार कम होगा। ठीक है, विस्तार कम होगा और गहनता बढ़ जाएगी। ये आपके सामने एक पॉइंट है जो रंगनाथन ने जो कहा था ना, उसके लिए ये समझा जा रहा है। देखिए, रंगनाथन की जो परिभाषा दी थी उनके द्वारा, उसके बाद में जो ये लाइन आपके लिए आई उसे समझना था हमें, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया। जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय उप विभागों में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहते हैं, और इस विखंडन विधि से विखंडन के द्वारा विषयों की गहनता तो बढ़ जाती है लेकिन विस्तार कम हो जाता है, इसलिए इसे विभाजन की आंतरिक प्रक्रिया भी माना जाता है। क्लियर हुआ? According to Ranganathan, when a single or fundamental subject is fragmented into subdivisions, it is called dissection या फिशन। ठीक है, जो हमने बोला कि विखंडन विधि, फिशन भी इसे हम बोल रहे हैं, या तो डाइसेक्शन बोल दो, 2 भागों में विभाजन को हमने डाइसेक्शन बोल दिया, फिशन का मतलब अन्य भागों में विभाजन। तो हम जिस प्रकार से इसे समझ रहे हैं वही आपको लेते चलना है। Through dissection, the depth of subjects increases and the breadth decreases. Therefore, it is considered an internal process of division. इसे विभाजन की आंतरिक प्रक्रिया भी माना गया है। क्लियर हो पाया? अब हम यहाँ जब एग्जाम्पल लेंगे तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे विखंडन विधि को। मैंने जो परिभाषा थी उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक बार इसे जब पढ़ोगे, खुद से रीड करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, यहां देखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण लिया है यहां दर्शन शास्त्र। देखिए, दर्शन शास्त्र का हमने उदाहरण लिया है। मुख्य विषय है दर्शन शास्त्र, जिसका हमने विखंडन किया। अब विखंडन करते वक्त हमने कुछ ऐसी विषय हमारे पास निकल कर आई जो दर्शन शास्त्र की ही मुख्य विषय है, यानी दर्शन शास्त्र से ही निकली हुई विषय है। जब हमने दर्शन शास्त्र को विभाजित किया तो दर्शन शास्त्र में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वही हमने यहाँ विभाजन करते हुए लिख दिया। ठीक है, जैसे तर्क शास्त्र हो गया, ये एक मुख्य विषय है। ज्ञान मीमांसा हो गया, एपिस्टेमोलॉजी, एक तत्व मीमांसा जिसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं, एक नीति शास्त्र
जिसे एथिक्स बोलते हैं, एक सौंदर्य शास्त्र जिसे एस्थेटिक्स बोलते हैं। यानी दर्शन शास्त्र से निकली हुई विषय अपने आप में मौलिक विषय मानी जाती हैं। तो जब भी हम विखंडन विधि के द्वारा विषयों का निर्माण करते हैं तो वो मौलिक विषय निकल कर आती हैं। ये सभी मौलिक विषय हैं, यानी बेसिक सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आप सभी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम विखंडन विधि को समझ रहे थे और किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उनको एक मौलिक विषय के रूप में। क्लियर? यहाँ हमने विज्ञान विषय का भी उदाहरण लिया था, जिसको हमने विखंडित करते हुए कई भागों में बांटा था, और विखंडन के बाद में जो वो निकल कर आई सब्जेक्ट वो अपने आप में मौलिक विषय थी। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया है दर्शन शास्त्र का, उससे विखंडन विधि आपको एकदम क्लियर होगी। अब हम आगे देखें, ये एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, विखंडन विभाजन के द्वारा समविभाग व उपविभाग प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर विखंडन की प्रक्रिया को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ समभाग, समविभाग और उपविभाग की बात की है। यानी जब भी विखंडन किया जाएगा और विखंडन के द्वारा जो विषय मिलेंगी वो अपने आप में उस विषय की समविभाग होंगे या उपविभाग होंगे। ठीक है, और इन्हीं समविभाग और उपविभाग के आधार पर इन विखंडन विधि को दो प्रकार में बांटा है, जो फर्स्ट है विच्छेदन और दूसरा है अनाच्छादन। ये हमने सेकंड और थर्ड विधि के रूप में हमने लिया था, जिससे भी मौलिक विषय निकल कर आती हैं। यानी विखंडन विधि, विच्छेदन और अनाच्छादन, इन तीनों विधियों से हमारे पास मौलिक विषय आती है निकलकर, बेसिक सब्जेक्ट निकलती है। ठीक है, और यहाँ विखंडन विधि को ही इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइसेक्शन एंड डेन्यूडेशन। क्लियर? अब हम इन दोनों विधि की चर्चा करेंगे कि डाइसेक्शन में क्या होता है और अनाच्छादन में क्या होता है। यानी डाइसेक्शन का भी दो भागों में विभाजन हुआ। ठीक है, विखंडन में भी हम विभाजन ही कर रहे हैं, डाइसेक्शन में भी विभाजन कर रहे हैं, अनाच्छादन में भी विभाजन होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा वो अभी अपन चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, सेकंड विधि हमारी विच्छेदन, जिसे डाइसेक्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा समझ लें। देखिए, यहाँ एक पॉइंट दिया है, रंगनाथन ने अपनी पुस्तक प्रोलेगोमेना में विच्छेदन को परिभाषित करते हुए लिखा कि समकक्ष प्रतिष्ठा वाले भागों में तत्व जगत का कर्तन। यानी एक भाग है, एक हम वर्ग समझ लें, एक वर्ग है हमारे पास, उसका विभाजन करेंगे हम, लेकिन समकक्ष में विभाजन होगा, समकक्ष श्रेणी में। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ये लाइन आए कि समकक्ष प्रतिष्ठा वाले भागों में तत्व जगत का कर्तन किस विधि के लिए रंगनाथन ने परिभाषा दी थी, तो यहाँ विच्छेदन आएगा। विच्छेदन के लिए रंगनाथन ने कहा था, और अपनी ही पुस्तक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में ये चर्चा की थी। आपको ये भी आइडिया होगा कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था, लेकिन उसका दूसरा एडिशन 1957 में आया था, जबकि इन विधियों की चर्चा 1950 में ही कर दी थी। 1950 में इन विधियों का प्रतिपादन किया था SR रंगनाथन ने, इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में दूसरे संस्करण में 1957 में इस विधि का जिक्र किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, विच्छेदन को परिभाषित किया कि समकक्ष प्रतिष्ठा वाले भागों में तत्व जगत का कर्तन, यानी किसी भी तत्व को, किसी वर्ग को समकक्ष प्रतिष्ठा वाले भागों में ही विभाजित किया जाए, वो होता है विच्छेदन, डाइसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ हम एक नॉर्मल परिभाषा इसकी देखें तो आप समझिए, जब किसी मूलभूत विषय अथवा एकल, यहाँ मूलभूत विषय भी लिया है या फिर यहाँ एकल नाम भी लिया है, अगर मूलभूत विषय को विखंडन से पंक्तिगत भाग प्राप्त हो तो वह विच्छेदन कहलाता है। यानी पंक्तिगत भाग प्राप्त हो और वो अपने आप में समकक्ष श्रेणी के होने चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ विच्छेदन आएगा।
आगे देखते हैं विच्छेदन में ही, यहाँ ये साइंस लिया है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। साइंस लिया है, साइंस को हमने 3 भागों में विभाजित किया, ये तो हो गया विखंडन, ठीक है। 3 भागों में विभाजन हुआ, ये हो गया विखंडन। जीव विज्ञान मिली, रसायन विज्ञान मिली और भौतिक विज्ञान मिली, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तीनों विधियों को हम यहीं पर चर्चा करेंगे, तो समझने की कोशिश करना। जब 3 भागों में विभाजन हुआ तो इस विज्ञान विषय को विखंडन विधि के द्वारा तोड़ा गया था, यानी बहुत सारे भागों में विभाजन। क्लियर। अब इस जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक हो गया पादप विज्ञान, एक हो गया जंतु विज्ञान, यानी ये हो गया बॉटनी और ये जूलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया, फिर से बॉटनी को, पादप विज्ञान को 2 भागों में विभाजित कर लिया, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पक पौधे और अपुष्पक पौधे, ठीक है। यहीं पर जंतु विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित कर लो, एक वर्टिब्रेट, एक इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसका विभाजन होता चला जाए, यानी समकक्ष श्रेणी की प्रतिष्ठा वाले भाग हमें मिलते चले जाएं, वो होता है डाइसेक्शन, ठीक है, विच्छेदन विधि। तो विच्छेदन विधि से हमेशा हमारे पास समकक्ष प्रतिष्ठा वाली क्लास निकल कर आएंगी, समकक्ष विषय निकल कर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ 2 विधियां आपके सामने एकदम क्लियर है, एक विखंडन विधि और एक डाइसेक्शन विधि, यानी विच्छेदन विधि। यहाँ डाइसेक्शन से 2 समझ रहे हैं, डाई मतलब 2 होता है, 2 भागों में जब विभाजन होता चला जाए तो वही हमारा डाइसेक्शन यानी विखंडन विधि होता है। क्लियर हुआ। जबकि विखंडन में हम अलग अलग भागों में विभाजन कर रहे हैं, बहुत सारे भागों में, ठीक है, और विच्छेदन में 2 भागों में विभाजन हो रहा है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट आया है, इसी प्रकार विच्छेदन की प्रक्रिया बारंबार होती है और इसी प्रकार एक विषय पंक्तिबद्ध भागों में बढ़ता चला जाता है, यानी 2 भाग उसके निकलते चले जाते हैं, ये होता है विच्छेदन। एक विज्ञान विषय को हमने भागों में विभाजित किया, ये हुआ विखंडन, और फिर विज्ञान विषय से जो भाग निकल कर आई, जो विषय निकल कर आई, उन विषयों को हमने अगर 2-2 श्रेणियों में बांटा तो ये हो गया विच्छेदन यानी डाइसेक्शन। क्लियर हुआ। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन अकर्स रिपीटेडली एंड इन दिस वे ए सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सीक्वेंशियल पार्ट्स, ठीक है, पंक्तिबद्ध भाग। अब यहाँ इस पॉइंट पर चर्चा करें, इस पॉइंट को एक बार पढ़िए। इसी विच्छेदन प्रक्रिया के द्वारा ड्यूई की दशमलव वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसी विच्छेदन की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान जगत को 10 भागों में विभाजित किया था डीडीसी पद्धति के तहत, ठीक है। और रंगनाथन की द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसमें ज्ञान जगत को 26 वर्गों में विभाजित किया था। फिर 7वें संस्करण में इसकी संख्या 105 हो गई थी, लेकिन 26 वर्गों में इसका पहले विभाजन किया था कॉलन क्लासिफिकेशन में। किस प्रक्रिया के द्वारा? विच्छेदन के द्वारा। अब मेरे ख्याल से ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा कि विखंडन विधि कौन सी होती है और विच्छेदन विधि कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी आपके सामने दिए हैं, जैसे भौगोलिक जगत है। भौगोलिक जगत को हमने एशिया, यूरोप, अमेरिका इन 3 भागों में बांट दिया। फिर एशिया को हमने 3 भागों में बांटा, यानी रूस, चाइना एंड भारत, ठीक है। फिर भारत को हमने अन्य भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इस प्रकार से अगर समकक्ष श्रेणी मिलती चली जाए तो वो हमारी विच्छेदन विधि होती है, जिससे समकक्ष वर्ग प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशन विधि यानी अनाच्छादन विधि। इसमें क्या होता है अनाच्छादन में, ये आपको देखना है। देखिए वहां हमें समकक्ष विषय मिल रही थी, लेकिन यहाँ हमें अधीनस्थ विषय मिलेंगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपके सामने परिभाषा भी क्वेश्चन में दे दें तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विच्छेदन विधि से समकक्ष श्रेणी की क्लास निकल कर आएंगी, लेकिन अनाच्छादन विधि में अधीनस्थ विषय मिलेंगे,
ठीक है। अनाच्छादन प्रक्रिया से अधीनस्थ या पंक्तिबद्ध वर्गों की रचना होती है। अब देखिए यहाँ अधीनस्थ शब्द जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लास हमें मिलेंगी, तो वो किस विधि के द्वारा मिलती है? अनाच्छादन विधि के द्वारा, यानी डेनुडेशन विधि के द्वारा। अब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर कर पाएंगे। जब किसी मूल विषय अथवा एकल के विखंडन से, यहाँ भी विखंडन हो रहा है, यानी विखंडन विधि की ही दो विधियां हम पढ़ रहे हैं, और विखंडन दोनों विधियों में विखंडन ही कर रहे हैं, भागों में ही विभाजित कर रहे हैं, लेकिन एक विधि में तो अलग प्रकार से विभाजन हो रहा है और दूसरी विधि में अलग प्रकार से विभाजन हो रहा है, और हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं कि विच्छेदन से हमें समकक्ष श्रेणी के मिले, लेकिन अनाच्छादन विधि से हमें अधीनस्थ श्रेणी के मिले। ठीक है। जब किसी मूल विषय अथवा एकल के विखंडन से उपविभाग प्राप्त हो तथा एक विषय श्रृंखला वर्गों में विखंडित हो, तब उस विधि को अनाच्छादन विधि कहते हैं। When a subdivision is obtained from the fission of an original subject or a single entity, and a subject is fragmented into chain class, that method is called the dissection method. ठीक है, यहाँ ये डायसेक्शन नहीं होगा, ये डेनुडेशन होगा। ठीक है, ये जो है ये डेनुडेशन मेथड होगा। हम डेनुडेशन पढ़ रहे हैं जिससे अधीनस्थ वर्ग हमें मिल रहे हैं, तो डेनुडेशन मेथड यहाँ होगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल लें, मान लो एक पुस्तकालय हमने लिया, पुस्तकालय को हम भागों में विभाजित करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है, पुस्तकालय को अगर हमने, दोनों एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगी, अगर पुस्तकालय को हमने, पुस्तकालय के भाग विखंडित करें हमने, तो पुस्तकालय को किस प्रकार से विखंडित किया? सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, ठीक है, एक हो गया विशिष्ट पुस्तकालय। अगर इस प्रकार से विखंडन हो रहा है तो यहां विखंडन विधि भी अप्लाई हो रही है और विच्छेदन विधि भी अप्लाई हो रही है, लेकिन यही हमने पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय लिया और फिर से शैक्षणिक पुस्तकालय को विद्यालय पुस्तकालय में बांटा, विद्यालय पुस्तकालय को प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय में बांटा। इस प्रकार से यानी इसकी अधीनस्थ क्लास हमें मिलती चली जाए, सबऑर्डिनेट क्लास अगर मिले तो वो होती है अनाच्छादन विधि। ठीक है, एक विषय से दूसरी विषय मिली, उसी दूसरी विषय से उसकी अधीनस्थ अलग से दूसरी क्लास मिली, फिर उस क्लास से दूसरी एक अन्य क्लास निकल कर आई, ये होती है अनाच्छादन विधि। यानी एक के बाद एक, दूसरी के बाद फिर से एक, इस प्रकार से निकलती चली जाए तो वो अनाच्छादन विधि होती है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आप सभी यहाँ पूरा ये समझ पाए होंगे। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ इसी एग्जाम्पल को लेकर। यानी पुस्तकालय एक विषय, हम एक वर्ग मान लें पुस्तकालय को। अब इसको अगर हम विखंडित करें तो हमने 3 भागों में इसका विखंडन किया। ठीक है, 3 भागों में जब विखंडन किया तो पहला हुआ सार्वजनिक पुस्तकालय, दूसरा हुआ शैक्षणिक पुस्तकालय और तीसरा हुआ विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, अब इसको भी हम बांट सकते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय को अगर हमने बांटा विद्यालय पुस्तकालय, शैक्षणिक को भी हम बांट सकते हैं ना विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में। अगर हमने शैक्षणिक को विद्यालय पुस्तकालय में बांटा, विद्यालय पुस्तकालय को भी हमने नेक्स्ट में बांटा प्राथमिक विद्यालय या द्वितीयक विद्यालय पुस्तकालय या तृतीयक विद्यालय पुस्तकालय। इस प्रकार से अगर हमने बांटा प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है पुस्तकालय, इसको हमने बांटा 3 में, ये हो गई इसकी समकक्ष क्लास, समकक्ष वर्ग मिले तो ये हुआ हमारा विच्छेदन। ठीक है, यानी डाइसेक्शन विधि।
जिससे हमें समकक्ष श्रेणी के विषय मिले। लेकिन इस शैक्षणिक पुस्तकालय को हमने विद्यालय पुस्तकालय, फिर विद्यालय पुस्तकालय को प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, अगर इसके इस प्रकार से हम इस चेन में चल रहे हैं जिससे हमें सबऑर्डिनेट क्लास मिल रही हैं, यानी अधीनस्थ क्लास मिल रही हैं, इस अधीनस्थ क्लास को मिलने किस प्रकार किसके बेसिस पे मिल रहा है, तो यहाँ होगा हमारी डेनुडेशन विधि, यानी कि अनाच्छादन विधि। ठीक है, अनाच्छादन विधि से हमें अधीनस्थ वर्ग मिले और विच्छेदन विधि से हमें समकक्ष वर्ग मिले। इस पूरे एग्जाम्पल में दोनों विधियों को मैंने अच्छे से समझाया है, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार वीडियो देखो, दूसरी बार भी नहीं आए तो तीसरी बार भी देखो, तो आपको एकदम क्लियर हो पाएगा कि हाँ, विच्छेदन और अनाच्छादन देन विखंडन, ये तीनों विधियां आपकी यहाँ पर एकदम क्लियर हैं। और इन तीनों विधियों से ही मौलिक विषय निकल कर आती है, यानी बेसिक सब्जेक्ट हमें मिलती है। और यहाँ जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक एग्जाम्पल देते हैं, विषय का एग्जाम्पल देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी विधि है, किस विधि के द्वारा ये विषय हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो आपको उन विधियों के द्वारा विषय निकालना भी आना चाहिए, जिससे आप एग्जाम हॉल में अगर इमेजिनेशन करें तो आप एकदम क्लियर कर पाए कि हाँ, ये इस विषय को हमने इस विधि के द्वारा निकाला है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहां तक हमने क्लियर कर लिया अनाच्छादन विधि तक। अब आगे चर्चा करते हैं पॉइंट पर। इस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ग अपने पहले वर्ग का उपविभाग होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया में? अनाच्छादन विधि में। जब भी हमने बात करी थी, मैं उसी स्लाइड में आपको एक बार दिखाती हूं। यहाँ जो अनाच्छादन विधि है, इसमें ये पॉइंट चर्चा की है यहाँ पर कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ग अपने पहले वर्ग का उपविभाग होता है। किस प्रकार से होता है ये अगर आप देखेंगे कि ये मान लो लास्ट हमारे पास ये निकल कर आया है प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, तो ये जो उपविभाग है ये पहले का उपविभाग है। ठीक है, प्रत्येक भाग पहले भाग का उपविभाग माना जाता है इसी डेनुडेशन मेथड में। क्लियर है? तो यहां ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। जे.एच. सेरा ने, देखिए क्वेश्चन जो है ना पॉइंट में इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पुट हो सकता है। यहां इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि के द्वारा प्रत्येक वर्ग अपने पहले वर्ग का उपविभाग होता है, किस मेथड में होता है। तो आपको क्लियर रखना है एकदम से अपने दिमाग में कि अनाच्छादन विधि है, उसमें ही हर वर्ग प्रत्येक वर्ग अपने पहले वर्ग का उपविभाग होता है, क्योंकि यहाँ अधीनस्थ विषय निकल कर आती हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास होती है, इसीलिए वो एक दूसरे के उपविभाग या विभाग माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जे.एच. सेरा ने इस विधि को ज्ञान के नवीन विषयों की खोज प्रक्रिया कहा है। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस विद्वान ने ज्ञान के नवीन विषयों की खोज प्रक्रिया अनाच्छादन विधि को माना है। तो आपको नाम याद रखना है, जे.एच. सेरा। जे.एच. सेरा ने अनाच्छादन विधि को ज्ञान के नवीन विषयों की खोज प्रक्रिया कहा है। ठीक है, विच्छेदन विधि से समकक्ष वर्ग प्राप्त होते हैं। ये हमने बार बार पढ़ लिया कि डायसेक्शन विधि से हमें समकक्ष वर्ग प्राप्त होते हैं, लेकिन अनाच्छादन विधि से अधीनस्थ क्लास प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पॉइंट? मेरे ख्याल से 3 विषय निर्माण की विधियां आपके दिमाग में एकदम क्लियर हैं। अब हम 4th पॉइंट पर बढ़ रहे हैं, पटलीकरण। ठीक है, चौथी हमारे पास जो विषय निर्माण की विधि है वो है पटलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में लैमिनेशन बोल रहे हैं। क्लियर? हमने यहाँ जब 12 विधियां पढ़ी थी तो 12 विधियों में एक तो थी पटलीकरण फर्स्ट और दूसरी थी पटलीकरण सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से ही हम यहाँ पढ़ेंगे कि लैमिनेशन फर्स्ट देन लैमिनेशन सेकंड, कौन सी विषय निर्माण की विधि में किस प्रकार से हम इनकी चर्चाएं करेंगे। एक बार समझते चलिएगा कि लैमिनेशन फर्स्ट में क्या है और लैमिनेशन सेकंड में क्या है, जबकि हैं ये दोनों पटलीकरण ही। ठीक है, लेकिन विषय जो होंगी वो अलग विधि के द्वारा बनकर निकलेंगी। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी शब्द लैमिनेशन
यानी लैमिनेशन यहाँ बोला है, उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द, यहाँ लैटिन शब्द आप जोड़ लें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के लैटिन लैमिनी शब्द से हुई है। ठीक है, तो यहाँ लैटिन भाषा के लैमिनी शब्द से लैमिनेशन की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, लैटिन भाषा के लैमिनी शब्द से। पॉइंट ही नोट कर लीजिएगा जहां जहां मैं बोल रही हूं कि यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, पहले एग्जाम में पूछा गया है, आगे आने की पूरी संभावना होती है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं। पटलीकरण से तात्पर्य एक परत पर दूसरी परत का अध्यारोपित होना। पटलीकरण क्या होता है, यानी नॉर्मली हम लैमिनेशन की चर्चा करें, लैमिनेशन होता क्या है, एक परत हमने दी, उस पर अगर हम दूसरी परत को अध्यारोपित कर दें, दूसरी परत को चढ़ा दें, तो वही होता है लैमिनेशन, यानी पर्तीकरण या पटलीकरण। क्लियर है? अर्थात एक विषय की एक से अधिक दिशाएं या पक्ष हों तब ये पक्ष एक दूसरे पर पटलित होते हैं। ठीक है, एक विषय की एक से अधिक दिशाएं हों या फिर एक से अधिक पक्ष हों तो वो सभी पक्ष एक दूसरे पर पटलित होते हैं इसी पटलीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, द इंग्लिश वर्ड लैमिनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड लैमिनी। लैटिन भाषा के लैमिनी शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है। लैमिनेशन रिफर्स टू वन लेयर बीइंग सुपर इम्पोज्ड ऑन अनदर। लैमिनेशन के द्वारा एक परत पर दूसरी परत का अध्यारोपण होता है। ठीक है, meaning that when a subject has more than one direction or aspects, these aspects are laminated into each other, यानी ये पक्ष एक दूसरे पर पटलित होते हैं। क्लियर हुआ? तो पटलीकरण का जो अर्थ था वो मैंने आपको समझा दिया और वो आपको एकदम से दिमाग में क्लियर भी रखना है कि पर्तीकरण होता क्या है। और देखिए, पटलीकरण ही एक ऐसी विषय निर्माण विधि है जिसके द्वारा कंपाउंड विषय यानी संयुक्त विषय निकल कर आती हैं। ठीक है, संयुक्त विषय निकल कर आती हैं जिन्हें हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। पटलीकरण फर्स्ट और पटलीकरण सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब दो या दो से अधिक एकल पक्ष मूल पक्ष पर पटलित होते हैं तब इस प्रक्रिया को पटलीकरण फर्स्ट कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा यौगिक विषय, मैं अभी बोल रही थी संयुक्त विषय या यौगिक विषय जिन्हें कंपाउंड सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पटलीकरण के द्वारा ही निकल कर आती है। क्योंकि संयुक्त विषय का जब प्रकार हमने वहां पढ़ा था उसमें इसकी परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें कहा कि मूल विषय का एक एकल पक्ष के साथ में जुड़ाव होता है और उससे जो विषय निकल कर आती है वो हमारी कंपाउंड सब्जेक्ट होती है, यानी संयुक्त विषय होती है। वही चीज यहाँ पटलीकरण में हो रही है कि जब दो या दो से अधिक एकल पक्ष, ठीक है, या तो एक या दो या फिर दो से अधिक एकल पक्ष अगर मूल पक्ष पर यानी मूल विषय पर पटलित हो रहे हैं तो वहां पटलीकरण फर्स्ट लगाया जाता है। पटलीकरण फर्स्ट विधि होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा यौगिक विषय निकल कर आती हैं। When two or more singular subjects are combined with the main subject, ठीक है, दो एकल पक्ष अगर एक मेन सब्जेक्ट पर कंबाइन हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैमिनेशन फर्स्ट, देन दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे चर्चा करें हम कि आगे यहाँ पर क्या बोला है। उदाहरण यहाँ लिया है तो आप क्लियर कर पाएंगे कि किस प्रकार से ये विषय बन रही है। ठीक है, उदाहरण देखिए, चिकित्सा शास्त्र एक मूल विषय है। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल जो सब्जेक्ट है वो एक मूल विषय है यहाँ, ठीक है, जिसके एकल पक्ष हृदय रोग तथा उपचार है। ठीक है, अब देखिए अब आप समझते चलिएगा, और यही एकल पक्ष पटलित होकर एक नया यौगिक विषय का निर्माण करते हैं जो कि हृदय के रोगों का उपचार है। ठीक है, अब देखिए मेडिकल साइंस एक मेन सब्जेक्ट हो गई।
मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से यहाँ मूल विषय पर इसके एकल पक्ष पटलित हुए हैं और एक नए विषय का निर्माण किया है जो यौगिक विषय है। ठीक है, एक मेडिकल साइंस जो है ये एक मूल सब्जेक्ट हुई जिसके पक्ष हैं, एक हो गया हृदय, एक हो गया रोग और एक हो गया उपचार। ये तीन हमारे पास एकल हैं, एकल पक्ष हैं इसके, किसके? मेडिकल साइंस सब्जेक्ट के। ठीक है, मेडिकल साइंस तो एक मूल विषय हो गई और इसके एकल पक्ष हो गए हमारे पास, रोग हो गया, हृदय हो गया और उपचार हो गया। अब इस मेडिकल साइंस सब्जेक्ट पर ही अगर हम इन तीनों एकल पक्ष को पटलित कर दें और एक मेन सब्जेक्ट निकाल दें, हृदय रोगों का उपचार, हृदय रोगों का उपचार, ये एक मेन बेसिक सब्जेक्ट हो गई, एक मेन सब्जेक्ट हुई जिसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट यानी संयुक्त विषय बोल रहे हैं। ठीक है, हृदय के रोगों का उपचार, हृदय से रिलेटेड जितनी डिजीजेज हैं, जितने रोग हैं, अगर उनका उपचार कर रहे हैं तो वो हमारा किससे निकल कर आया? जब एक मूल विषय पर हमने 2 या 3 एकल पक्षों को जोड़ दिया, पटलित कर दिया, तो उससे हमारे पास जो विषय निकल कर आई वो ही हृदय के रोगों का उपचार, जो कि संयुक्त विषय है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, इस प्रकार से ही इन विषयों का निर्माण होता है। तो पटलीकरण फर्स्ट में क्या हुआ था? एक मूल विषय पर 2 या 2 से अधिक एकल पक्षों को पटलित कर दिया था और यहाँ जो निकल कर आई वो संयुक्त विषय हुई यानी कंपाउंड सब्जेक्ट हुई। क्लियर है आपका यहाँ तक? अब आगे देखते हैं हम पटलीकरण सेकंड, लैमिनेशन सेकंड, यानी 5वीं विधि है। हम 12 विधियां पढ़ रहे हैं जिनमें 5वीं विधि हम आ गए, लैमिनेशन सेकंड। इसमें क्या हो रहा है उसे भी एक बार देखते हैं। जब किसी एक पक्ष में 2 या 2 से अधिक एकल पक्ष एक दूसरे पर पटलित होते हैं तो उसको पटलीकरण सेकंड कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई एक पक्ष में 2 या 2 से अधिक एकल पक्ष एक दूसरे पर पटलित होते हैं तो उस विधि को पटलीकरण सेकंड कहते हैं। और यहाँ ये पॉइंट भी आपको दिया है कि द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति में इस विधि से निर्मित विषयों को अध्यारोपण विधि के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके लिए हाइफन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइफन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जो दिया है वो है 2 एकलों में से 2 एकल होंगे, दोनों एकलों में से प्रमुख एकल पहले तथा गौड़ एकल बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपके सामने हैं उनको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करें कि लैमिनेशन फर्स्ट में क्या होता है और लैमिनेशन सेकंड में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ उदाहरण आपको दिया है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुस्तकालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन में ये सिंबल प्रयोग में लिए हैं 234, 4 और डी। ठीक है, तो सीसीसी के अनुसार जो इसका वर्गांक बनेगा वो अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुस्तकालय का ये वर्गांक बनेगा जिसे हम हाइफन के द्वारा जोड़ रहे हैं, यानी ये लैमिनेशन सेकंड जो विधि है उसके द्वारा ये विषय निकल कर आई जो हमारी यौगिक विषय है यानी कंपाउंड सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां देखिए कि पटलीकरण फर्स्ट में क्या हो रहा था कि एक पक्ष पर दूसरा पक्ष पटलित होता है। ठीक है, एक पक्ष पर दूसरा पक्ष पटलित हो रहा था, यानी हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा था। एक बार देखिए फिर से कि यहाँ जो रोग है ये भी एक पक्ष है, हृदय है ये भी एक पक्ष है और उपचार ये भी एक पक्ष है। ये अलग अलग ये पक्ष हैं, एकल हैं जो मेडिकल साइंस के हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन पक्षों को एक दूसरे पर पटलित कर दें, इस पक्ष को इस पर पटलित करें और इस पक्ष को इस पर पटलित करते हुए ये जो बनकर आया ना ये हुआ हमारा हृदय रोगों का उपचार। अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा हृदय रोगों का उपचार।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पटलित हो तो वो होता है लैमिनेशन फर्स्ट। लेकिन लैमिनेशन सेकंड में क्या है कि एक ही पक्ष का एकल विचार दूसरे पक्ष पर पटलित होता है तो वहां होता है लैमिनेशन सेकंड। यानी हमारे पास एक पक्ष दिया है, उस पक्ष पर उसी पक्ष का एकल विचार दूसरे पक्ष पर पटलित हो रहा है तो वहां लैमिनेशन सेकंड होता है और उसके द्वारा जो विषय निकल कर आती है वो संयुक्त विषय होती है। ठीक है, दोनों ही लैमिनेशन फर्स्ट और लैमिनेशन सेकंड से जो विषय निकलती है, लैमिनेशन फर्स्ट एंड लैमिनेशन सेकंड, इन दोनों से जो विषय निकल कर आती है ये हमारी कंपाउंड सब्जेक्ट होती हैं। ये कंसेप्ट आपको एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया था कि पटलीकरण विधि से किस प्रकार की विषय निकल कर आती है। आपके सामने ऑप्शंस रख दिया था, मौलिक विषय, संयुक्त विषय या जटिल विषय। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है कि पूरी 12 विषय निर्माण की विधियों में से पटलीकरण ही एक ऐसी विधि है जो कंपाउंड सब्जेक्ट निकाल कर देती है, यानी संयुक्त विषय निकाल कर देती है। ठीक है, और वो इस प्रकार से निकालती है। लैमिनेशन फर्स्ट में मुख्य विषय के अलग अलग पक्ष थे और वो पक्ष एक दूसरे पर ही पटलित होकर एक नई विषय बना रहे हैं, वो होता है पटलीकरण फर्स्ट। लेकिन पटलीकरण सेकंड में क्या बताया था मैंने, मेरी ही भाषा में अगर मैं चर्चा करूं, पटलीकरण सेकंड में क्या था, एक ही पक्ष, एक ही विषय है, उस विषय के अलग अलग पक्ष हैं जिनमें से एक पक्ष का एकल विचार दूसरे पक्ष पर पटलित हो रहा है तो वो हमारा पटलीकरण सेकंड होगा। यानी इसका पटलीकरण सेकंड में एक पक्ष का एकल विचार, ठीक है, इस पक्ष का एकल विचार अगर दूसरे पक्ष पर पटलित हो रहा है तो वहां होता है पटलीकरण सेकंड। अब क्लियर होगा ये दिमाग में एकदम कि पटलीकरण फर्स्ट में क्या हो रहा है और पटलीकरण सेकंड में क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से पटलीकरण जो विधि है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो क्लियर रखना दिमाग में, एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखना, जरूर आपको समझ में आएंगी। जब तक ये विषय निर्माण की विधियां आपकी क्लियर नहीं बैठ जाती दिमाग में तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है।